આપણી સાથે જોડાયા છે સાલ હોસ્પિટલના પ્લાસ્ટિક અને કોસ્મેટિક સર્જન ડોક્ટર અય્યપ્પન. જી સર, આપનું સ્વાગત છે યસ ડોક્ટરમાં. સર, સૌથી પહેલા તો એ જણાવો કે યુનિક રિકન્સ્ટ્રક્ટિવ સર્જરી એટલે શું? यूनिक रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी यानी जो कटा हुआ भाग अंग बॉडी का कोई भी अंग हो उसको वापस पुनर्निर्माण चिकित्सा थी वापस उसको जुड़ा के उसको काम करने का प्रोसेस जो है उसको माइक्रो सर्जिकल रिकन्स्ट्रक्शन बोलते हैं. ये बहुत टेक्निकली एडवांस्ड है और बहुत सेटिस्फैक्टिंग एक्सपीरियंस है पेशेंट के लिए भी और डॉक्टर के लिए भी. फॉर एग्जांपल, आपका अंगुली कट गया या हाथ कट गया या पैर कट गया, इसको वापस हम जुड़ा सकते हैं. ये माइक्रो सर्जरी से होता है. जो पतले पतले नस जो होते हैं, जो हृदय का नस का आपका बाईपास के बारे में जानकारी है, बाईपास में जो वेसल्स को जोड़ते हैं, वैसा काफ़ी गुना उससे भी सूक्ष्म और बहुत पतले नस को वापस जुड़ा के उसमें ब्लड फ्लो को वापस एस्टैब्लिश करके, इतना ही नहीं उसका सेंसेशन और फंक्शंस ये सब साथ में मिले, ऐसा पॉसिबिलिटी साइंटिफिकली आजकल बहुत एडवांस हो चुका है. तो कोई भी भाग जो कट जाती है उसको वापस रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी के द्वारा अटैच हो सकता है. इसको माइक्रो सर्जरी बोलते हैं. जी बिल्कुल. खास કરીને દર્શક મિત્રોને જણાવી દઈએ કે જે દ્રશ્યો આપ જોઈ શકો છો તે જીવનની એક વરવી વાસ્તવિકતા છે અને તેને જે સારું કરવાનું કામ એક પ્લાસ્ટિક સર્જન કરતું હોય છે. સર, આપે કરેલી રિકન્સ્ટ્રક્ટિવ સર્જરી વિશે આપના અનુભવો જણાવો અને ખાસ કરીને જે દ્રશ્યો આપ દર્શક મિત્રોને બતાવી રહ્યા છો તે અંગે પણ થોડી છણાવટ કરો. सुबह सुबह 7 बजे अचानक एक फ़ोन कॉल आता है, सर हमारा हाथ कट गया, उसको क्या कर सकते हैं, उसको वापस जुड़ा ही सकें कि नहीं. तो पता चला भावनगर में एक छोटा सा कस्बे में एक जवान का हाथ तलवार से कटाया गया और भावनगर में जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ से वो लोग वो पेशेंट को साल हॉस्पिटल अहमदाबाद में डॉक्टर अय्यप्पन जो मैं हूँ मेरे पास रेफ़र किए थे. और ये बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन था क्योंकि भावनगर अहमदाबाद से 2-3 घंटे का रास्ता है और वहाँ जो लोकल सर्जन्स का ट्राई करके उसको वापस जुड़ाने का प्रयत्न किए थे पर वो अनसक्सेसफुल हुआ है. सर्जन अवेलेबल नहीं है. ये टेक्नोलॉजी कर सकने वाला सर्जन जो एक ही था वहाँ, वो बेचारा कहीं और चला गया तो वो वहाँ नहीं हो पाया. तो उन्होंने फ़ोन करके साल हॉस्पिटल में मेरे पास वो पेशेंट को भेजे थे. इसके लिए हमारा तैयारी जैसा फ़ोन कॉल आया वैसा ही शुरुआत हो जाता है. अब हमको ये बताना है वो कटा हुआ अंग को किस तरफ से लेके आना चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट वस्तु है. सबको मालूम है आइस में डाल के लेके आना है, पर ये जानना बहुत ज़रूर है आप कटे हुए अंग को डायरेक्टली आइस में नहीं डालना चाहिए. कटे हुए अंग को एक प्लास्टिक का कोतली में अंदर रख के उसको अच्छे से बांध देना चाहिए. फिर उसके सराउंडिंग में आप पानी का पाउच हो तो पानी का पाउच को फ्रीज करके आइस बना के आजू बाजू में रखें या कोई भी आइस पैक्स हो उसको आजू बाजू में रखें. यानी कि कटा हुआ अंग उसका प्लास्टिक में कवर हो जाता है, उसकी बाहर डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होना चाहिए बर्फ़ से या पानी से. ये बहुत ज़रूर है. इस तरह से उसको बड़ा सा आइस पैक में रख के लेके आना चाहिए. और जो कटा हुआ हाथ है या पैर है जो भी है उसमें जो ब्लीडिंग होता है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूर है क्योंकि मेजर वेसल्स इसमें होते हैं और ब्लीडिंग होने से इंसान मर सकते हैं. तो इसका बेस्ट तरीका ये है डायरेक्ट प्रेशर से अच्छे से टाइट बांध देना चाहिए. कॉमनली टॉर्निकेट लगाते हैं. टॉर्निकेट यानी एक ट्यूब, उसको बांधते हैं, पर इसका प्रेशर बराबर नहीं है तो काफ़ी नुकसान हो सकता है. ये प्रेशर जितना होना चाहिए जो आर्टरी को कंप्रेस करके ब्लड फ्लो आगे जाने से रुकना चाहिए. ये सामान्य में नहीं होता है. प्रेशर एडिक्वेट नहीं होने की वजह से ये सिर्फ वीनस को प्रेशर देता है और ज़्यादा ब्लीडिंग होते रहता है. तो ये अवॉइड करने से बेस्ट तरीका ये है डायरेक्ट प्रेशर जहाँ से कटा है वही जगह में अच्छे दबान से एकदम टाइट बैंडेज गॉस पीस रख के पैक कर देना चाहिए. और जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी जो फैसिलिटी अवेलेबल है, जैसा साल हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी है अवेलेबल है, उसका जानकारी हो तो तुरंत एम्बुलेंस अरेंज करके डायरेक्टली हॉस्पिटल में जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी लेके आना चाहिए. इसमें मैं एक और बताना चाहता हूँ, जैसा अंग जितना दूर कटता है उसका इतना जल्दी आ जाना जरूर है.
फॉर एग्जाम्पल हाथ ये लेवल में कट गया समझो, अब 1 घंटे या 2 घंटे में आ जाएं तो बहुत बेहतर होता है। इसका कारण क्यों वो मैं बाद में बताता हूँ। पर एक उंगली कट गया, अब 12 घंटे के बाद भी आएँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और दूसरा मेन चीज़ है, जैसा वातावरण है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, समर में और जल्दी लेके आ जाना चाहिए, विंटर में 12 घंटे के बदले में 18 घंटा भी हो जाए तो उंगली को जोड़ सकते हैं। इसका कारण है, जितना मांसपेशियां ज़्यादा होता है एस्टैब्लिश करने के बाद, यानी वैस्कुलर एस्टैब्लिश, अनस्टमोसिस एस्टैब्लिश हो गया, खून फ्लो करने लगेगा। अभी इतना टाइम से वो मसल्स में सर्कुलेशन नहीं था, इसके वजह से बहुत सारा टॉक्सिन्स पैदा होते हैं। ये टॉक्सिन्स वॉश आउट होके बॉडी के अंदर जाते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, जितना बॉडी के नज़दीक में कटा है उतना जल्दी वो लेके आना ज़रूर है। क्योंकि सपोज ये लेवल में कटा है तो वो मांस से जो टॉक्सिन्स निकलते हैं वो जान का नुकसान कर सकते हैं। तो जितना दूर में वो पार्ट है उतना नुकसान कम होता है, उसी के हिसाब से वैस्कुलर रीएस्टेब्लिशमेंट टाइम ज़्यादा मिलता है। ये हुआ पार्ट को कैसा लेके आना, उसका समस्या। दूसरा, कौन सा लेवल में कटा है वो भी जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और प्राइमरी सेटअप में बहुत देर वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको साफ करके ऑपरेशन करके डिब्राइडमेंट करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितना जल्दी जो फैसिलिटी में माइक्रो सर्जरी से हाथ को जुड़ा सकते हैं वो फैसिलिटी है, उसमें जितना जल्दी लेके आएँ उतना अच्छा है। तीसरा, किस तरह से कटा है हाथ। आप शार्प वेपन से कटा हुआ है, जो क्लीन कट है, वो बहुत अच्छा रिजल्ट्स दे सकते हैं। वेरएज क्रश इंजरी, जैसा शुगर केन मशीन में आ गया या कार के दरवाजे में आ गया, जिसमें क्रश एलिमेंट है, उसमें रिजल्ट इतना अच्छा नहीं मिलता है। इसके अलावा कितना डिस्टली वो कटा है, फॉर एग्जाम्पल ये जगह में, ये लेवल में कटा है, उसको जोड़ना बहुत मुश्किल है। आर्टरी को तो हम जोड़ सकते हैं, पर ये लेवल में वेन्स मिलना बहुत मुश्किल है। तो कितना प्रॉक्सिमल कटा हुआ है उतना ईजी है सर्जन के लिए उसको रिपेयर करना, पर उतना ही मुश्किल है पेशेंट को बचा के रखना। जितना दूर होता है उतना मुश्किल होता है सर्जन को वो भाग को जीवित रखना और डैमेजेस कम होता है। तो पेशेंट को ये सब समझना बहुत ज़रूर है। पेशेंट आ गए हैं साल हॉस्पिटल में तो इमीडिएटली टीम होना ज़रूर है। मल्टीपल फिंगर्स जब कट हो जाता है तो सिंगल ऑपरेटिव सर्जन से मुश्किल रहता है, उनका एक इक्वली अनुभवी सगा का बहुत ज़रूर है। जैसा हम साल हॉस्पिटल में जब भी माइक्रो सर्जरी करते हैं, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ टीम रहता है। अनदर एक्सपर्ट प्लास्टिक सर्जन मेरे साथ हमेशा आते हैं, डॉक्टर शैलेंद्र सिंह के नाम में। हम दोनों मिलके माइक्रो सर्जरी करते हैं। अभी तक सिंगल वेसल्स एनास्टमोसिस बहुत टेक्निकली सिंपल है। ये सिर्फ वेसल्स को जोड़ने से नहीं होता है, ओवरऑल पेशेंट का फिजियोलॉजी और ये जोड़ने से क्या क्या नुकसान होता है और ऑपरेशन करने के बाद भी उसको कैसा मॉनिटर करना है, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है। दूसरा मेन अगत्य वस्तु ये है, जब पेशेंट आ गए तो 2 टीम काम करने लगता है। पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेने के पहले जो कटा हुआ भाग है उसको लेके काम शुरू हो जाता है। ये सर्जरी करने के पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक अच्छा ऑपरेटिव माइक्रोस्कोप का, जो कॉमनली 25 लाख से 30 लाख मिनिमम कॉस्ट होते हैं और मैक्सिमम 50 लाख 1 करोड़ तक अवेलेबल है। इसके अलावा अच्छा माइक्रो सर्जरी इंस्ट्रूमेंट्स का ज़रूर है और बहुत एक्सपीरियंस का ज़रूर है। किस केस में करना चाहिए, किस केस में नहीं करना चाहिए, ये भी जानना बहुत ज़रूर है। जब कटा हुआ भाग को पहले हम फ्रीज नहीं करते हैं, उसको कभी फ्रीज़र में नहीं रखते हैं, फ्रिज में नॉर्मल टेम्परेचर में रखते हैं। और पेशेंट को ओटी में लेने के पहले उनका फिटनेस, उन्होंने खाना खाया क्या नहीं, ये सब देखना बहुत ज़रूर है। एनेस्थेटिस्ट आके असेसमेंट करते हैं, उनका रिस्क फैक्टर्स समझते हैं, फिजिशियंस का आके उनका कार्डियक स्टेटस, वो सब, और कोई बीमारी है क्या, वो सब चेक करते हैं। और जैसा पेशेंट आए इमीडिएटली हम कटे हुए अंग से काम शुरू कर देते हैं। उसको क्लीन करना, कंकर कचरा वो सब मिला रहता है इसमें, उसको सब साफ करना, और कौन सा वेसल्स अवेलेबल है उसको टैग करना, कौन सा वेन्स अवेलेबल है उसको टैग करना, नर्व्स को टैग करना, कौन सा टेंडन को रिपेयर करना चाहिए, कौन सा टेंडन को नहीं रिपेयर करना चाहिए, बोन को कैसा फिक्स करना चाहिए, उसके लिए उपकरण है क्या नहीं, के वायर्स करना है क्या प्लेट करना है, ये सब तैयारी होता है।
और जितने जल्दी से ये एनास्टमोसिस हो सकता है, आइडियली 6 घंटे के अंदर कर लें तो बहुत बढ़िया होता है। पर लॉट ऑफ फैक्टर्स होते हैं जिसका मध्यम में रख के 6 घंटे आइडियल टाइम माना जाता है। डोनर एरिया मतलब जहाँ से कटा हुआ है उसका पेशेंट फिट है, उनका शॉक ट्रीट हो गया, स्टेबल है, तब पेशेंट का भी दूसरा टेबल में काम शुरू होता है। दोनों साइड में क्लीन करते हैं, बोन को शॉर्टन करते हैं, टेंडेंस को प्रॉपर जगह में रखते हैं, वेसल्स को आइडेंटिफाई कर दिए। डिब्राइडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। एकदम क्लीन, सर्जिकली क्लीन एनवायरनमेंट डोनर एरिया और रेसिपिएंट एरिया में होना जरूर है। उसके बाद बोन्स को फिक्स करते हैं, फिर टेंडेंस को फिक्स करते हैं और आर्टरीज को अनस्टमोस करते हैं, फिर वेन्स को अनस्टमोस करते हैं। इस तरीके से पूरा हाथ वापस जुड़ जाता है और उसके बाद वो फ्लो एस्टैब्लिश हो गया कि नहीं, वो हम जानकारी लेते हैं। क्लिनिकल टेस्ट में ऐसा नाखून को दबा के छोड़ें, ब्लैंचिंग टेस्ट जो बोलते हैं वो सिंपलेस्ट है। उसके अलावा माइक्रोस्कोप के अंदर जो वेसल्स को हमने जोड़े, वेन्स और आर्टरीज, उसमें फ्लो है कि नहीं, टेस्ट के लिए हम एस्टैब्लिश करते हैं। फिर पोस्ट ऑपरेटिवली बहुत सिंपल उपकरण आजकल यूज़ करते हैं जो पोर्टेबल है, उसको उंगली में डाल के देखते हैं, पल्स फॉर्म आता है, कितना ऑक्सीजन सैचुरेशन आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 97 to 98 आ गया तो बहुत अच्छा है, तो हाथ जुड़ जाता है। इतना ही नहीं, इसमें हाथ को बचा लिया, फिर वो हाथ से काम भी होना चाहिए। कैसा काम हो सकता है? वापस उसने अंगुली को फ्लेक्स करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए जो टेंडेंस है वो सही तरीके से काम करते हैं क्या नहीं, और फिजियोथेरेपी उसके बाद। ये सब स्टेप्स में एक सक्सेसफुल हैंड ट्रांसप्लांट का बहुत उपयोग रहता है। જી બિલકુલ ડૉક્ટર અય્યપ્પન, ખૂબ જ ઇન ડિટેલ તમે આ બધી માહિતી આપી રહ્યા છો. આગળ પણ આપની સાથે જોડાયેલા રહેશું અને માહિતી અને